नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने आशीष शेलार को फिर से सौंपी मुंबई की कमान। बीएमसी चुनावों में पार्टी को दिलाई थी बढ़त। दिल्ली में चाइनीज मांझे से एक और मौत, पतंग के साथ गर्दन भी काट रहा खूनी मांझा। बैन के बावजूद धड़ल्ले से हो रही है बिक्री। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास मिला 5 साल की बच्ची का शव। सीसीटीवी फुटेज में दिखी मां को हिरासत में लिया गया। सैयद सलाउद्दीन के बेटे और बिट्टा कराटे की पत्नी समेत 4 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। खंडवा में बीच नदी तैरकर मनाया जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान। वीडियो हुआ वायरल। जिस नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले शहर के निकाय चुनावों में सबसे अधिक संख्या में जीत हासिल की, उन्हीं आशीष शेलार को फिर से अपनी मुंबई इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पुनर्गठन में चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य इकाई में कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल की जगह ली है। हाल ही में मंत्री बनाए गए मंगल प्रभात लोढ़ा ने शेलार के लिए रास्ता बनाया। बांद्रा पश्चिम के विधायक शेलार देवेंद्र फडणवीस सरकार में केवल कुछ महीनों के लिए स्कूली शिक्षा मंत्री थे। इससे पहले उन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों और 2014 के विधानसभा चुनावों में मुंबई भाजपा को शानदार सफलता दिलाई। बीच में 2017 के बीएमसी चुनाव आए, जिसमें भाजपा ने शिवसेना को लगभग पछाड़ दिया, जिसमें बीजेपी की शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें कम थी। पार्टी ने शेलार को देश के सबसे अमीर नगर निगम पर अपनी एकाधिकार वाली पकड़ बनाने के लिए पिछले नागरिक निकाय के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का काम सौंपा। मुंबई का एक मराठी चेहरा शेलार भाजपा की पहली पसंद के रूप में उभरे। हालांकि उन्होंने इस पद के लिए अमित साइटम और अतुल भाटखलकर के नाम की सिफारिश भी की थी। इस जिम्मेदारी का मतलब है कि एक व्यक्ति एक पद के नियम के तहत उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। हालांकि हाल ही के दिनों में अपवाद रहे। इस पूरे कार्यकाल में शेलार को 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नेतृत्व करना होगा। पूर्व ऊर्जा मंत्री बावनकुले ने तब खबर में आए जब पार्टी ने उन्हें 2019 के विधानसभा चुनावों में नागपुर के पास उनके गढ़ केम्पटी से चुनाव टिकट नहीं दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पैरवी के बावजूद आलाकमान ने फैसले की समीक्षा नहीं की। इसके बाद पार्टी को पूर्वी विदर्भ में कम से कम 8 निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी टक्कर मिली, क्योंकि अन्य पिछड़े वर्गों ने बावनकुले के साथ अन्याय का विरोध किया और भाजपा को वोट नहीं दिया, जिसने नागपुर स्नातक एमएलसी चुनाव क्षेत्र में 50 साल की भी पकड़ खो दी। अब बावनकुले के लिए अच्छे दिन लौट आए हैं। कभी ग्रामीण नागपुर में एक ऑटो रिक्शा चालक रहे। बावनकुले को राज्य पार्टी का महासचिव बनाया गया था। पिछले दिसंबर में उन्होंने नागपुर स्थानीय निकाय से एमएलसी चुनाव जीता। शुक्रवार को उनकी नियुक्ति बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हुई। राजधानी दिल्ली में चीनी मांझे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में चाइनीज मांझे से एक और शख्स की जान चली गई। मृतक का नाम विपिन कुमार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को राखी बंधवाने के बाद बाइक से पत्नी और बेटी को लेकर अपने ससुराल जा रहे थे। शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से विपिन की गर्दन बुरी तरह से कट गई थी। घायल हालत में उन्हें सिविल लाइंस के स्थित ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। देश के कई हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर पतंगबाजी का शौक लोगों के जुनून की हद तक दिखाई देता है। लोगों का ये शौक जानलेवा साबित हो रहा है। देश के कई हिस्सों में चाइनीज मांझा से जान जाने की खबरें लगातार सुर्खियों में रहती हैं। चाइनीज मांझा लगातार अपना कहर बरपा रहा है। वहीं दिल्ली के शास्त्री पार्क में चाइनीज मांझे ने गुरुवार को बाइक सवार युवक की जान ले ली। पतंगबाजी का शौक और चाइनीज मांझे के कारण हर साल इसकी चपेट में आकर कई लोग घायल होते हैं और कई मामले में उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ता है।
कई पक्षी भी इसकी चपेट में आकर मर जाते हैं। दिल्ली में अभी हाल ही में इसी महीने एक MBA छात्र अभिनव की चीनी मांझे से गर्दन कट गई थी। शाहदरा जिले के जगतपुरी इलाके में चीनी मांझे से बाइक सवार छात्र अभिनव की गर्दन कट गई थी, जिसके बाद उसे मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले 25 जुलाई को नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के हैदरपुर फ्लाईओवर के पास सुमित नाम का युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। मांझे से उसकी गर्दन कट गई थी। पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। स्वर्ण मंदिर के पास 5 साल की बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के पीछे बच्ची की मां की भूमिका पर संदेह है। इस घटना ने शुक्रवार को ये जानकारी पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मंदिर के बाहर लगे CCTV फुटेज का सामने आए हैं। इसमें एक महिला बच्ची को अपनी गोद में लिए हुए दिखाई पड़ी। ये फुटेज सोशल मीडिया पर भी सामने आया। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि बच्ची को उसकी मां मनिंदर कौर गुरुवार को वहीं छोड़ गई थी। बच्ची का शव स्वर्ण मंदिर प्लाजा में मिला था। पुलिस को इस मामले में शुक्रवार को उस वक्त सफलता मिली जब CCTV फुटेज में दिख रही महिला अपनी बेटी के लापता होने की सूचना देने अमृतसर से करीब 230 किलोमीटर दूर पंजाब के राजपुरा शहर में थाने पहुंची। महिला अपने साथ अपनी बेटी की फोटो भी लेकर गई थी। थाना प्रभारी हरमनजीत सिंह चीमा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में ले लिया और अमृतसर पुलिस को सूचित किया। CCTV फुटेज में दिखा कि महिला एक लड़के के साथ थी और बच्ची को गोद में लेकर चल रही थी। पुलिस ने कहा कि महिला को अमृतसर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्वर्ण मंदिर क्षेत्र के बाहर भी देखा गया और वे एक बच्ची को ले जा रही थी, जो उसकी गोद में हर वक्त शांत दिख रही थी। अमृतसर में कोतवाली थाने के प्रभारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, महिला की पहचान मनिंदर कौर के रूप में हुई है। उसे राजपुरा से पुलिस टीम अमृतसर ला रही है। वे अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए राजपुरा पुलिस स्टेशन गई थी, जहां उसे हिरासत में ले लिया गया है। थाना प्रभारी ने कहा, प्रारंभिक पूछताछ के दौरान महिला ने अलग अलग बयान दिए जो उसके पिछले बयान से मेल नहीं खाते थे। कभी उसने बताया कि गोद में दम घुटने से उसकी बेटी की मौत हो गई, तो कभी एक अन्य बयान में उसने पुलिस को बताया कि उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग था और उसके पति ने उसे मोबाइल पर चैट करते हुए पकड़ लिया था और वह गुस्से में घर से निकल गई। बच्ची का पिता हरियाणा के यमुनानगर का निवासी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकी गतिविधियों में शामिल 4 सरकारी कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें बिट्टा कराटे की पत्नी भी शामिल है। बिट्टा कराटे की पत्नी जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक सेवा में थी, उनको नौकरी से बाहर निकाला गया है। वहीं सैयद सलाउद्दीन के तीसरे बेटे पर भी एक्शन लिया गया है। बिट्टा कराटे की पत्नी और कश्मीर विश्वविद्यालय में के वैज्ञानिक सहित 4 सरकारी कर्मचारियों को आतंकी संबंधों के लिए सेवा से बर्खास्त किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आर्टिकल 311 का हवाला देते हुए तुरंत प्रभाव से नौकरी से उन्हें हटाया। इसमें सबसे प्रमुख नाम असबाहा आरजूमंद खान का है, जो कि बिट्टा कराटे की पत्नी है। असबाहा आरजूमंद खान 2011 बैच के JKAS अधिकारी थी। इसके अलावा हिजबुल मिजाउद्दीन प्रमुख सईद सलाउद्दीन बेटे को सरकारी नौकरी से हटाया गया। कश्मीर विश्वविद्यालय में वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर माजिद हुसैन कादरी और शहीद मोहित भट्ट, जो कि कश्मीर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक है, आरोप है कि बिट्टा कराटे की पत्नी और सईद सलाउद्दीन के तीसरे बेटे का आतंकवादियों से सीधे कनेक्शन था, जबकि कश्मीर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वैज्ञानिक पर आरोप है कि अलगाववादी गतिविधियों में शामिल थे। बता दें कि संदिग्ध आतंकी बिट्टा कराटे पर कश्मीरी पंडितों की हत्या कराने का आरोप है। वहीं जब पंजाब में आतंकवाद और अलग खालिस्तान राज्य की मांग पर अपने चरम पर थी, तब से लेकर अगले कई सालों तक कई जानलेवा आतंकी हमला व गतिविधियों में मनिंदर सिंह बिट्टा भी शामिल रहा है। देश में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है।
खंडवा में अभियान को अनोखे तरीके से मनाया जा रहा है। तैराक युवाओं के समूह ने नदी में तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया। इतना ही नहीं, तैराकी करते हुए बीच नदी में भारत माता के जयकारे के नारे भी लगाए। सोशल मीडिया पर अनोखे तरीके से हर घर तिरंगा अभियान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग तैराकों के काम की सराहना कर रहे हैं। आपको बता दें कि तैराक दल नदी में तैरकर शरीर को फिट रखने का गुण सिखाता है। वायरल वीडियो में दिख रहे तैराक लहरों के राजा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अमृत महोत्सव के तहत शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनते हुए काम किया। खंडवा स्थित नागचुन तालाब और अबना नदी का दृश्य लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। तैराक युवाओं ने बीच पानी में तिरंगे झंडे को फहराकर सलामी दी है। तैराक दल लहरों के राजा ग्रुप का तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा। बता दें कि इस बार देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में लहरों के राजा ग्रुप ने नागचुन तालाब और अबना नदी के बीचों बीच गहराई में उतरकर तिरंगा फहराया। लहरों के राजा ग्रुप से जुड़े सदस्य शर्मा ने बताया कि देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। ऐसे में हम सभी सदस्यों के मन में विचार आया कि क्यों ना तिरंगे की आन बान शान के लिए कुछ अलग किया जाए। इसीलिए हमने नदी और तालाब के बीच तिरंगा फहराने का काम किया। लहरों के राजा ग्रुप से जुड़े अन्य सदस्य अमरिंदर सिंह सचदेवा साल भर तैराकी करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, इसीलिए हम सभी सदस्यों ने सोचा कि नदी और तालाब में तिरंगा यात्रा निकालें। हम रोज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज भी हमने गणगौर घाट से शंकर जी के मंदिर तक तैरकर तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में सभी समुदाय और धर्मों के लोग शामिल हैं। सारे लोगों ने राष्ट्रीय भक्ति का परिचय दिया। आयोजन 15 अगस्त तक निरंतर जारी रहेगा। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे। आजाद हमें करवाने को जो कर गए खुद को कुर्बान, समय की गर्त में कहीं रह न जाएं वे अमर शहीद गुमनाम। स्वतंत्र राष्ट्र है कृतज्ञ आज, करते उन बलिदानियों को याद। एक ज्योत जलाएं उनके नाम जो हो गए कुर्बान देश के नाम। ये डिजिटल ज्योति प्रतीक है उन संघर्षों और बलिदानों की जिनके जीवन अंधियारे बीते हमारे दिन उजियारे बनाने को। आज हमारी बारी है देश के अमर सेनानियों के नाम एक ज्योति जलाने की। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में प्रज्वलित डिजिटल ज्योति पर अपनी श्रद्धांजलि देकर अपने योगदान को अमर बनाना है। कुछ इस तरह आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाना है। डिजिटल ज्योति पर योगदान देने का तरीका आसान है। digitaltribute.in पर जाएं, अपनी पसंदीदा भाषा चुनें, श्रद्धांजलि अर्पण करें पर क्लिक करें, अपनी तस्वीर अपलोड करके नाम और ईमेल आईडी डालें, अपना संदेश चुनकर सबमिट करें। डिजिटल ज्योति के सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर आपकी श्रद्धांजलि प्रदर्शित की जाएगी। आपकी श्रद्धांजलि का वीडियो आपके पास ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। हर श्रद्धांजलि के साथ डिजिटल ज्योति का प्रकाश तेज होता जाएगा। अमर सेनानियों की यादों का चिराग भारत के आकाश को रोशन करता जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में बीजेपी की नई टीम में इस बार युवाओं को मौका दिया जाएगा। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि इस बार प्रदेश की टीम में 70% युवाओं को शामिल किया जाएगा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता संगठन का मार्गदर्शन करेंगे ताकि बेहतर काम हो सके। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसी महीने के अंत में अपनी टीम का विस्तार करने जा रहे हैं। भट्ट का ये दावा है
है कि इस बार टीम में युवाओं को मौका दिया जाएगा, यानी साफ है युवा मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी संगठन भी युवा नेताओं की टीम बनाकर काम करने जा रहा है। भट्ट का दावा है कि इस बार टीम में 70% युवाओं को मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीम गठन के लिए दिल्ली में बड़े नेताओं से चर्चा हो चुकी है और इसी महीने के अंत तक महेंद्र भट्ट अपनी टीम का ऐलान कर देंगे। महेंद्र ने दावा किया कि टीम में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो संगठन के प्रति समर्पित हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने मंत्रिमंडल विस्तार की सभी खबरों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, हालांकि ये सरकार का अपना मामला है, लेकिन दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार पर फिलहाल चर्चा नहीं हुई है। उधर दायित्व के इंतजार में बैठे बीजेपी के तमाम नेताओं को अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि महेंद्र भट्ट का यह भी कहना है कि दिल्ली में सिर्फ संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई है, दायित्व को लेकर फिलहाल अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। आज से पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ की खुशियों से झूम रहा है। ये साल हमेशा याद रहे, इसीलिए केंद्र सरकार स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले यानी आज से पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लोगों से इस अवसर को लेकर और यादगार बनाने की अपील की है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ के सुअवसर को और यादगार बनाएं। सार्वजनिक स्थलों और अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज अवश्य फहराएं। इसके अलावा सीएम अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तिरंगे के कुछ नियम भी बताएं। उन्होंने बताया कि झंडे का माप 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। झंडा कहीं से भी कटा-फटा नहीं हो। केसरिया रंग की पट्टी और हरे रंग की पट्टी नीचे होनी चाहिए। वहीं सीएम अशोक गहलोत के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से तिरंगा फहराने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर कहा कि प्रिय प्रदेशवासियों, देश की आजादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारी आन बान शान का प्रतीक भारत का राष्ट्र ध्वज देश के शौर्य, शांति और बलिदान का भी प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित गांव में रेगड़गट्टा में अज्ञात बीमारी से 61 ग्रामीणों की मौत के मामले में आखिरकार राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इस अज्ञात बीमारी को गंभीरता से लेते हुए इसका पता लगाकर समस्या को जल्द से जल्द दूर करने का आदेश दिया है। इसके लिए खुद क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शुक्रवार को रेगड़गट्टा गांव का दौरा किया। मंत्री कवासी लखमा कोंटा ब्लॉक से करीब 30 किलोमीटर बाइक चलाकर पूरी सुरक्षा के बीच इस गांव तक पहुंचे और ग्रामीणों का हालचाल जाना। साथ ही पिछले कई सालों से क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा पिए जा रहे फ्लोराइड युक्त पेयजल के बोर को तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि हाल ही में इस गांव में अज्ञात बीमारी से लगातार हो रहे ग्रामीणों की मौत को लेकर खबर चलाए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री कवासी लखमा को ग्रामीणों तक पहुंचकर उनका हालचाल जानने के साथ हो रही समस्या की पूरी जानकारी जुटाने को कहा। ऐसे में मंत्री कवासी लखमा पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच गांव तक पहुंचे और गांव के अलग अलग मोहल्ले में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की। साथ ही मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीणों को समय समय पर आकर जांच करते रहें। वहीं ग्रामीणों की तबीयत खराब होने पर तत्काल जिम्मेदारों को सूचना देने की समझाइश थी। मंत्री लखमा ने मौके पर ही कलेक्टर सुकमा को शुद्ध पेयजल के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इधर मंत्री के प्रवास के बाद गांव में अब 7 दिनों तक मेडिकल कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही साथ गांव के 19 हैंडपंपों से 2 पंपों में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाए जाने के बाद उसे बंद कर दिया गया। देश की आजादी के बाद ये पहली बार है जब किसी मंत्री ने घोर नक्सल प्रभावित गांव रेगड़गट्टा का दौरा किया है।
छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते स्वतंत्रता दिवस पर खास आयोजन नहीं किया जा रहा था। इस बार धूमधाम से प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए जिलेवार मंत्रियों और संसदीय सचिव को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे और राज्यपाल अनुयायी इसके राजभवन में ध्वजारोहण करेंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पूरी गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। इसके लिए पुलिस परेड ग्राउंड को सजाया जा रहा है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों में भी ध्वजारोहण किया जाएगा। इसमें कैबिनेट मंत्री और संसदीय सचिव राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता का नाम संदेश पढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सरगुजा, कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे दुर्ग, गृह और लोक निर्माण मंत्री तम्रध्वज साहा बेमेतरा, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर कबीर धाम, खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भक्त राजानंद गांव, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरबा, महिला और बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया बालोद, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल रायगढ़, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम सराय सिंह टेकाम, सूरजपुर उद्योग मंत्री कवासी लखमा सुकमा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्राम्य उद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार मुंगेली और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जांगरी चांपा में ध्वजारोहण करेंगे। इसी तरह संसदीय सचिव रेखचंद जैन बीजापुर, संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्रका कर महाचंद्र, संसदीय सचिव यूडी मिज जयपुर और संसदीय सचिव चंद्रदेव प्रसाद राय और बलरामपुर, संसदीय सचिव शकुंतला साहू और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय गरियाबंद, संसदीय सचिव कुंवर सिंह, संसदीय सचिव इंदिरा शाह मडवानी नारायणपुर, संसदीय सचिव द्वारकाधीश गुरुद्वाल सिंह बंजारे दूतेवाला में भी ध्वजारोहण करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि एक समय था जब कश्मीर घाटी में तिरंगा जलाया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने और कभी भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। युवाओं में देश प्रेम की भावना और गहरी करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित युवा केंद्रित भागीदारी कार्यक्रम बढ़े चलो का भव्य समापन शुक्रवार को दिल्ली में किया। इसी समारोह को संबोधित करते हुए ठाकुर ने ये बात कही। ठाकुर ने कहा कि उस समय कश्मीर में राष्ट्रध्वज फहराना अपराध था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाए जाने के बाद से अब भी कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में और कभी भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। ठाकुर ने कहा कि उन्हें वरिष्ठ नेताओं अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को 2011 में राज्य के सीमावर्ती इलाके से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लाल चौक पर राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए बड़ी संख्या में युवा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, हमें एक युवा भारत, नव भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत का निर्माण करना है। मंत्रालय ने कहा कि बढ़े चलो का आयोजन 5 अगस्त से किया गया, जिसमें भारत के 70 शहरों में से 7 दिन तक शानदार कार्यक्रम हुए। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ,
नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं, देकर एक दूजे का साथ हर शहर, हर गांव, हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनून है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस साल 15 अगस्त को देश के आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसे आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तो हर बार स्वतंत्रता दिवस पर विशेष तैयारियां होती हैं, क्योंकि लाल किले से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। ऐसे में सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक के लिए खास व्यवस्था की जाती है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस भी समारोह की तैयारियों में जुटी हुई है। यही वजह है कि शनिवार को दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल और सुरक्षा के मद्देनजर कई मार्गों पर आवाजाही बंद है और कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। इन मार्गों पर बसों की आवाजाही को भी रोका गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें बताया गया कि सुबह 4 से लेकर 10 बजे तक कई इलाकों में कहां-कहां आवाजाही बंद रहेगी और कहां-कहां के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग, लिंक रोड, राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड और आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक सुबह 6 बजे दोपहर 1 बजे तक कुल 8 सड़कें आम लोगों के वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगी। वहीं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए रोशनारा रोड से आने वाली बसें 30 हजारीकोट के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक ही आएंगी। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। बीते 11 अगस्त को उनकी ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस बीच अभिनेता अब किसी और वजह के चलते चर्चा में आ गए हैं। आमिर खान को लेकर कहा जा रहा है कि वे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर आमिर खान की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें आमिर खान अपनी बेटी इरा खान के साथ अपनी बालकनी में खड़े दिख रहे हैं। खास बात यह है कि इस तस्वीर में उनकी बालकनी की रेलिंग से भारतीय तिरंगा बंधा दिख रहा है। इस तस्वीर के वायरल होते ही ऐसा कहा जाने लगा है कि आमिर खान हर घर तिरंगा अभियान का समर्थन कर रहे हैं। सामने आई तस्वीर को लेकर लोग आमिर की तारीफ कर रहे हैं। बताते चले कि इससे पहले कई बॉलीवुड स्टार्स भी इस अभियान को सपोर्ट करते देखे जा चुके हैं। पिछले दिनों अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर तिरंगे की तस्वीर लगाते हुए लिखा था कि आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मनाने का वक्त आ गया है। गर्व से, शान से हैशटैग हर घर तिरंगा लहराने का वक्त आ गया है। तो वहीं तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, हमारा तिरंगा हमारा गर्व है। आइए संकल्प लें कि हमें अपने तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखेंगे। 13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा। इनके अलावा आर माधवन और सुष्मिता सेन जैसे स्टार्स भी आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर घर तिरंगा लहराने के समर्थन में दिख रहे हैं। पंजाब में शनिवार को कहीं बारिश तो कहीं मौसम शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के मुताबिक पठानकोट, होशियारपुर, नवाशहर, फजिलका, फरीदकोट, मुक्तसर, भटिंडा, बरनाल, मानसा, संगरूर, रूपनगर और पटियाला में हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने वाला है। वहीं मौसम विभाग ने 14 और 15 अगस्त को
पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद 16 अगस्त से मौसम फिर से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम शुष्क होने लगा है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त को लिए पंजाब के सभी जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया। दूसरी तरफ पंजाब के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छे से संतोषजनक श्रेणी में है। आइए जानते हैं कि पंजाब के प्रमुख जिलों में मौसम आज का कैसा रहेगा। अमृतसर में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 80 दर्ज किया गया। जालंधर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक 44 है, जो अच्छा श्रेणी में आता है। लुधियाना में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हल्के बादल छाए रहेंगे। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 68 है। पटियाला में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ 1 या 2 बार बारिश हो सकती है। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा श्रेणी में 48 है। पंजाब के ज्यादातर जिलों में मौसम ऐसा ही रहने वाला है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके लिए टीम इंडिया रवाना हो चुकी है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 18 अगस्त से वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के तीनों मुकाबले हरारे में आयोजित होंगे। इसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के लिए रवाना हो चुकी है। भारत ये सीरीज केएल राहुल की कप्तानी में खेलेगा। टीम इंडिया ने सीरीज के लिए कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। इसमें ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी और ऑलराउंडर दीपक हुड्डा को जगह मिली है। वॉशिंगटन सुंदर भी टीम में शामिल हैं, लेकिन उनके खेलने पर अभी संदेह है। अहम बात यह भी है कि वीवीएस लक्ष्मण भारतीय टीम के साथ बतौर कोच इस दौर पर गए हैं। लक्ष्मण टीम इंडिया के बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं। टीम इंडिया इस सीरीज का पहला मैच 18 अगस्त को खेलेगी, जबकि दूसरी और तीसरा मैच 20 और 22 अगस्त को खेलेगी। वहीं बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। भारत इस दौरे के बाद एशिया कप में हिस्सा लेगा। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली है। 5 अगस्त को सप्ताह में 79.7 करोड़ डॉलर घट गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में जानकारी दी है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले 29 जुलाई को सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 2.315 अरब डॉलर बढ़कर 553.875 अरब डॉलर रहा था। अब आपको बता दें कि 5 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा अस्थियों का भंडारा है, जो कुल मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आरबीआई की ओर से जारी किए गए साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा अस्थियां 1.611 अरब डॉलर घटकर 509.646 अरब डॉलर रह गई हैं और डॉलर में अभिव्यक्त विदेशी मुद्रा भंडार में रखे जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं में मूल्य वृद्धि अथवा मूल्यह्रास के प्रभावों को शामिल किया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक आलोच्य सप्ताह में स्वर्ण भंडार का मूल्य 67.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 40.313 अरब डॉलर हो गया है। समीक्षाधीन सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जमा विशेष आहरण अधिकार 4.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.31 अरब डॉलर हो गया है, जबकि आईएमएफ में रखे देश का मुद्रा भंडार 30 लाख डॉलर घटकर 4.987 अरब डॉलर रह गया है।
फिलहाल अब इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कमल राष्ट्रीय।